ये गुलाम अहमद मीर के आने के बाद 50 लोगों के नाम ले सकता हूँ, जिनमें फार्मर मिनिस्टर्स, फार्मर एमएलएज, फार्मर एमएलसीज और फार्मर अहदेदार, कोई जनरल सेक्रेटरी, कोई सेक्रेटरी, बहुत से लोग जो थे वो पार्टी छोड़ करके चले गए। आप यकीन रखना, वेट करो 1 हफ्ता 2 हफ्ते, कांग्रेस का नामो निशान मिट जाएगा। यहाँ कांग्रेस के लीडर ये कह रहे हैं कि ये कांग्रेस में नहीं थे। अगर कांग्रेस में नहीं थे तो 3 साल तो ये रोते रहे दिल्ली वालों के पास जाकर के कि भाई इनको समझाओ, हमारे साथ आए। जनरल सेक्रेटरी थी रजनी पाटिल जो थी, और मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ कि उन्होंने भी कोई ऐसा अपना अच्छा रोल नहीं अदा किया। उन्होंने कांग्रेस में गुटबंदी को बढ़ावा देने के लिए काम किया। नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह चीफ, जो कि कांग्रेस पार्टी को छोड़ चुके हैं। इतने बड़े लोग जो पार्टी छोड़ रहे हैं, क्या कारण है? देखिए, कारण बड़ा स्पष्ट। वेट कर रहे थे कब गुलाम नबी आजाद छोड़े तो हम भी साथ चलें। नहीं, ऐसी बात नहीं, कारण बड़ा स्पष्ट है। आपने देखा कि पिछले 3 साल से ज्यादा कांग्रेस पार्टी में जम्मू कश्मीर में ज्यादातर लोग घुटन महसूस कर रहे थे। वो इसलिए कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने जो यहाँ लीडरशिप हमारे सिर पर थोपी थी, हमारे सिर पर चढ़ाई थी, वो लीडरशिप सभी कांग्रेस के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को इकट्ठा नहीं रख सकी। और इसकी मिसाल ये है कि ये तो अब तो सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में लोगों ने छोड़ दी कांग्रेस, और वो इसलिए कि उनको उत्साह मिला गुलाम नबी आज़ाद के फैसले से। वही तो मेरा कहना है कि ये सभी लोग क्या वेट कर रहे थे कि कभी गुलाम नबी आजाद छोड़ें, या फिर हम वेट नहीं कर रहे थे, लेकिन क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद एक ऐसे लीडर हैं जो कांग्रेस के लोगों की जो एक विश्वास था, जो आस्था थी, वो ज़्यादातर लोगों की गुलाम नबी आज़ाद की लीडरशिप में थी। और जब उन्होंने देखा, गुलाम नबी आज़ाद साहब ने जैसे बताया, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, कि गुलाम नबी आज़ाद साहब जिन्होंने 50 वर्ष कांग्रेस का दामन थामे रखा, और इस 50 वर्ष में उन्होंने कांग्रेस के बड़े बड़े ओहदों पर काम किया, देश की सेवा की, मंत्री भी रहे केंद्र में, यहाँ के मुख्यमंत्री रहे, और वो भी पिछले कोई 5-7 साल से ये महसूस कर रहे थे कि जब से राहुल गांधी जी कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने, तो गुलाम नबी आज़ाद साहब के साथ साथ बहुत से कांग्रेस के बड़े बड़े नेता थे जो ये महसूस करते थे कि उनके सुझाव, उनको मिलना जुलना, कांग्रेस को बढ़ावा देने के लिए जो उनकी बातें थी, वो राहुल गांधी जी सुनते नहीं थे, अनदेखी करते थे। और इस वजह को लेकर के आपने याद होगा कि एक G23 ग्रुप बना कुछ साल पहले। तो G23 ग्रुप जो था, उसका मकसद कोई राहुल गांधी या सोनिया गांधी की अपोजिशन नहीं करना था, या उनकी कोई नुक्ताचीनी नहीं करना चाहते थे, बल्कि उन्होंने कुछ सुझाव दिए कांग्रेस लीडरशिप को कि कांग्रेस में जो इनर पार्टी डेमोक्रेसी है, जो एक लोकतंत्र के ढांचे में हर एक आदमी को विद इन पार्टी बात करने का मौका मिलता है, सुझाव देने का मौका मिलता है, बात करने का मौका मिलता है, तो इनर डेमोक्रेसी जो थी वो पार्टी में ख़त्म हो चुकी थी। तो उन्होंने, आज़ाद साहब उनके लीडर थे, आज़ाद साहब ने उनको चिट्ठियाँ भी लिखी, उनको लेटर भी लिखा, उनसे मिले भी, लेकिन जब उन पर कोई असर नहीं हुआ तो आज़ाद साहब ने फैसला किया कि यहाँ बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि आज़ाद साहब ने साथ ही साथ ये ऐलान कर दिया कि हम कांग्रेस छोड़कर बेकार आइडल नहीं बैठेंगे, हम लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए आगे बढ़ते रहेंगे। तो उसके लिए कोई एक स्ट्रक्चर बनना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी पार्टी बनाऊंगा। कांग्रेस का एक बड़ा, मैं कल कांग्रेस नेता का बयान सुन रहा था, वो बोल रहे थे कि ये जो पार्टी से निकले हैं लोग, जो इस्तीफा दे रहे हैं, ये हमारे थे ही नहीं, कांग्रेस के होते हुए भी ये हमारे नहीं थे। कितनी सच्चाई? अगर उस कांग्रेस के लीडर की ये सोच है कि हम कांग्रेस के नहीं थे, तो आज तो सारी कांग्रेस हिंदुस्तान के आज़ाद साहब के लिए रो रही है।
आज यहाँ की सारी कांग्रेस जो है, वो लोग जो जिन लोगों ने हमने इस्तीफा दिया, उसमें जैसे मैं था, जुगल किशोर था, ताराचंद था, बलवंत सिंह था, डॉक्टर मनोहर लाल था, सरूरी था, जिस सब एमएलए रहे, अकरम साहब थे जो सोनकोट से थे, मोहम्मद अमीन भट्ट था, हाजी रशीद था, पीरजादा मोहम्मद सईद था, ताज मोहम्मद दीन, ताज उनका ये कहना है कि ये लोग पार्टी की आलोचना करते थे, हमेशा आलोचना करते थे, बल्कि पार्टी की नीतियों से आलोचना नहीं करते थे, कांग्रेस को सही रास्ते पर लाने के लिए कांग्रेस की बात करते थे। उनकी नज़र में आलोचना थी, क्योंकि वो खुद गलत काम करते थे, तो उनको ये आलोचना नजर आती थी। और वो देखिए, मैं इसको छोड़िए आज के दिन को, मुझे बताइए, गुलाम अहमद मीर जब यहाँ के जो प्रेसिडेंट बने, जब कांग्रेस के हाईकमांड ने यहाँ उनको प्रेसिडेंट बनाया, गुलाम अहमद मीर के आने के बाद 50 लोगों के नाम ले सकता हूँ, जिनमें फार्मर मिनिस्टर्स, फार्मर एमएलए, फार्मर एमएलसीज और फार्मर अहदेदार, कोई जनरल सेक्रेटरी, कोई सेक्रेटरी, बहुत से लोग जो थे वो पार्टी छोड़ करके चले गए। तो ये आज की बात नहीं है, ये गुलाम अहमद मीर की फंक्शनिंग थी कि जो जाता है जाए। अच्छा, अगर आज कांग्रेस के लीडर ये कह रहे हैं कि ये कांग्रेस में नहीं थे, अगर कांग्रेस में नहीं थे तो 3 साल तो ये रोते रहे दिल्ली वालों के पास जाकर के कि भाई इनको समझाओ, हमारे साथ आए, हमारे साथ मिलकर के काम करें। और हमारी जो जनरल सेक्रेटरी थी रजनी पाटिल जो थी, और मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ कि उन्होंने भी कोई ऐसा अपना अच्छा रोल नहीं अदा किया। उन्होंने कांग्रेस में गुटबंदी को बढ़ावा देने के लिए काम किया। वो गुट जो आज़ाद साहब की लीडरशिप में विश्वास रखने वाले लोग थे, उन लोगों के खिलाफ जो जनरल सेक्रेटरी हमारी रजनी पाटिल थी, विद ऑल ड्यू रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट मैं कहूँगा, उसने भी आग में तेल डालने की कोशिश करी, जिससे कि गुलाम नबी आज़ाद, उनके साथियों को और बड़े बड़े लीडरों को जो है कांग्रेस छोड़ करके कांग्रेस को गुड बाय कहना पड़ा। तो अगर हम लोग कांग्रेस में नहीं थे तो फिर बार बार क्यों दिल्ली में जाके कहते थे कि आज़ाद साहब को बोलो, इनको मनाएं, आज़ाद साहब आ जाएं, आज़ाद साहब के बिना हम चल नहीं सकते, और आज़ाद साहब के जो लोग हैं उनको जब पार्टी में एडजस्ट किया जाए। इन्होंने कमेटियाँ भी बनाई और गलत तरीके से कमेटियाँ बनाई। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि ये तो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है कि हम लोग कांग्रेस में नहीं थे। तो देखते हैं अब कांग्रेस में कौन है। मैं आज पूछना चाहता हूँ कि आज कांग्रेस में कौन है। एक जो नवनिर्वाचित आपके जो नए बने हैं वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं विकार साहब, और दूसरे गुलाम अहमद मीर, इधर से रमन भल्ला। मुझे बताइए कांग्रेस में कौन और? तो इससे कांग्रेस चलेगी क्या? आप यकीन रखना, वेट करो 1 हफ्ता 2 हफ्ते, कांग्रेस का नामो निशान मिट जाएगा। यहाँ कांग्रेस रहेगी नहीं, यहाँ रियासत जम्मू कश्मीर में, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और आज़ाद साहब, गुलाम नबी आज़ाद साहब जो एक पार्टी का गठन करेंगे। और आज देखिए, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपको, कांग्रेस की बात नहीं है। राजेंद्र सिंह जी, मुझे एक बात बताएं, इस पार्टी ने आपको एमएलसी बनाया, मिनिस्टर बनाया, तो आपको कैसा लगा जब पार्टी छोड़कर? मिनिस्टर बनाया, लेकिन जहाँ जहाँ हमने काम किया, हमने कांग्रेस का नाम बुलंद किया। हमारे फिर एकदम आप आलोचना करने लगे इसकी? अब नहीं, आलोचना नहीं मैं कर रहा, आलोचना इसलिए कर रहा हूँ कि 3-4 साल से इन्होंने हमें काम करने का मौका नहीं दिया, इन्होंने आगे बढ़ने नहीं दिया, हमें बिल्कुल कोई काम नहीं दिया। तो कांग्रेस पार्टी में रह करके एक आदमी डमी बन जाए, कोई भी लीडर जिसको डमी किया जाए और बिल्कुल उसको बेकार किया जाए, वो पार्टी में कौन रहेगा? अगर उन्होंने बनाया, जैसे वो कहते हैं आज़ाद साहब को हमने बड़े बड़े ओहदे दिए, अगर आज़ाद साहब को ओहदे दिए तो आज़ाद साहब में काम करने की क्षमता थी, आज़ाद साहब में वो क्वालिटीज़ थी, बड़े लोग कांग्रेस में थे। अब कांग्रेस अगर नेशनल लेवल पर ले लें तो कांग्रेस में बड़े मुस्लिम लीडर्स थे, लेकिन क्या गुलाम नबी आज़ाद को कोई मैच कर सका? गुलाम नबी आज़ाद ने यहाँ जहाँ भी जिस स्टेट में पार्टी ने काम दिया, उन्होंने वहाँ कांग्रेस का झंडा बुलंद किया, उन्होंने कांग्रेस का नाम रोशन किया उन्होंने। तो उनमें कोई क्वालिटीज़ थी। अगर कांग्रेस ने काम दिया, लेकिन अपनी क्वालिटीज़ की वजह से उन्होंने काम करके दिखाया और कांग्रेस को कामयाब किया। आपका ये कहना है कि आप लोगों में क्वालिटी थी, इसीलिए पार्टी ने आपको आगे दिखाया और आपने काम कर दिखाया। बड़े लोग हैं कांग्रेस में पड़े हुए हैं, जो ऐसे ही 40-40 साल से पड़े हुए, जो डिफंक्ट हैं। अगर हम कांग्रेस में आए तो कांग्रेस में आकर के अगर कांग्रेस ने हमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, हमने उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ईमानदारी से, लोगों की बेहतरी के लिए, कांग्रेस के नाम के लिए, देश की बेहतरी के लिए
और इलाके की बेहतरी के लिए हमने काम किया, क्योंकि हम लोगों में क्षमता थी। आप लोगों पर एक जो आरोप लगता है जितने भी है कि आप लोग इसलिए पार्टी छोड़कर लगे कि आपको लगता था कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं आएगी। क्या आप ये समझते हो कि सत्ता के लिए आप लोगों ने पार्टी छोड़ी है सभी ने? बिल्कुल गलत। ये आरोप जो है बिल्कुल निराधार है। इस समय सत्ता का सवाल ही नहीं था। कोई इलेक्शन नहीं थी, कोई चुनाव नहीं है, कोई सरकार बनने वाली नहीं है। इस समय क्वेश्चन था कि रिस्पेक्टेबिलिटी ऑफ द कांग्रेस वर्कर, रिस्पेक्टेबिलिटी ऑफ द कांग्रेस लीडर्स। जो जो कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे उनको हाईकमांड से भी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए और प्रदेश कमेटी से भी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। उस रिस्पेक्ट को हाईकमांड ने भी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भी तार तार कर दिया था, इसलिए लोग मजबूर हो गए। आज़ाद साहब जैसा की शख्सियत जो इंटरनेशनली एक नोन पर्सनालिटी है, जिसने हिंदुस्तान की सारी अपोजिशन को राज्यसभा में लीड किया, आज़ाद साहब ने, आज़ाद साहब को भी कांग्रेस छोड़नी पड़ी। मैं तो ये कहूँगा कि जैसे किसी को धक्का दे करके आज़ाद साहब को दीवार के अगेंस्ट उसको धक्का दिया गया, निकाला गया, और इसीलिए आज़ाद साहब ने उससे पहले ही वो संभल गए। उन्होंने कहा गुड बाय, मैं जाता हूँ। राजेंद्र जी, आपका नाम जो राजनीति में एक बड़े आदर के साथ लिया जाता है, खासकर सुचेतगढ़ विधानसभा क्षेत्र हो या आरसपुरा हो, आप सारी जम्मू कश्मीर हो, आपका नाम आदर के साथ लिया जाता है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आप शुरुआत में नेशनल कॉन्फ्रेंस में आए, फिर जनता दल में आए, भाजपा में भी आए। क्या कारण था कि आप सेटिस्फाई नहीं थे इन नेताओं पॉलिसी से, इसीलिए आपने विभिन्न पार्टियां छोड़ी? हर इंसान का एक काम करने का तरीका होता है। समय समय पर यहाँ देखा कि अगर उसके कॉन्फ्रेंस में आप मिनिस्टर रहे, उसके कामकाज की अनदेखी हो। देखो, नेशनल कॉन्फ्रेंस मैंने छोड़ी नहीं थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस में मैंने अपने मंत्री पद से त्यागपत्र दिया था। कुछ हमारे डिफरेंसेस हो गए मिलिटेंसी के दौरान, तो पार्टी ने मुझे पार्टी से निकाल दिया। तो इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए यहाँ इंसान सोच, पार्टी आपके आप एक राष्ट्रवादी बंदे हैं, इंसान है, राष्ट्रवाद मुद्दे पर पार्टी के साथ आपके मतभेद थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ? मिलिटेंसी का जब आगाज़ हुआ जम्मू कश्मीर में, उस समय कुछ ब्यूरोक्रेसी के साथ मेरे मतभेद हो गए। उस मतभेद को रखते हुए सामने रखते हुए, देखिए मैं तो एक ऑर्डिनरी आदमी हूँ, मैं एक साधारण बैकग्राउंड से आता हूँ, साधारण परिवार से आता हूँ। तो मैं उन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर सका जब मुझे मेरी सोच के मुताबिक मुझे पार्टी में वो जगह नहीं मिली, तो मैंने मंत्रालय से इस्तीफ़ा दिया। जब मंत्रालय से इस्तीफ़ा दिया तो मुझे पार्टी ने निकाल दिया। पार्टी को हक है, वो किसी को निकाल सकते हैं। लेकिन मैं उस समय इतना छोटा था कि मैं आइडल नहीं बैठ सकता था। तो मुझे एक दूसरी पार्टी ने आमंत्रित किया जो देश में रही थी, तो उस समय तो मैं उसमें चला गया। लेकिन आज अब देश में देखते हैं कि राजनीति में कोई ज़रूरी नहीं कि आदमी एक जगह आंखें बंद करके बैठा रहे। अगर आपको अपने कामकाज में सेटिस्फेक्शन नहीं है, अगर आप महसूस करते हैं कि जिस काम के लिए आपने राजनीति में आए हैं और अपना किसी वजह से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं निभा सकते किसी पार्टी की गलत नीतियों की वजह से, तो फिर आप उसमें रहने का छोड़ना पड़ता है। आज देश में क्या हो रहा है देखिए, आज कहाँ है, आज 25% बीजेपी में जो है वो कांग्रेसी लीडर्स हैं। बड़े बड़े कांग्रेसी लीडर जो छोड़ के बीजेपी में चले गए, दूसरी जमातों में चले गए। कुछ कांग्रेस के स्पोक्समैन थे, आज वो शिवसेना में बैठे हुए हैं। और इसी तरीके से कुछ समाजवादी पार्टी के स्पोक्समैन थे, आज वो बीजेपी में बैठे हुए हैं। तो ये लोकतांत्रिक ढांचे में, डेमोक्रेसी में ये उथल पुथल होती रहती है, और मुद्दों के आधार पर, सिचुएशन के आधार पर इंसान अपने आप को इधर से उधर एडजस्ट करने की कोशिश करता है। अच्छा, मेरा एक सवाल और है। आज़ाद साहब ने तो बम फोड़ दिया, आप सुचेतगढ़ में कब बम फोड़ रहे हैं? मैंने तो छोड़ दी। सुचेतगढ़ में आपके साथ कुछ लोग और हैं जो पार्टी छोड़? मैंने कल लोगों को याद किया है, जनरल मैंने कहा है कि जो मेरे साथ, मेरी सोच के साथ जो सहमत हैं, जो मैंने आज़ाद साहब के बारे में जो मेरी सोच है, जो समझते हैं कि गुलाम नबी आज़ाद एक अच्छे लीडर हैं, अच्छे नेता हैं, और वो समझते हैं कि अगर राजेंद्र सिंह वो आज़ाद साहब के साथ काम करेगा तो इसमें उनकी भी खुशी है। तो मैं उन सबसे
बात करी है, सबको मैंने बोला, मैंने कहा जो जो जाना चाहता है वो सीधे होकर आइए। कल मैंने 11 बजे यहाँ एक मीटिंग बुलाई है, जिसमें मैंने जनरल कुछ लोगों को, मोटे मोटे लोगों को बुलाया है, उनके व्यूज़ लूँगा। तो कितने लोग और जो कांग्रेस से त्याग पत्र देने के लिए आपके साथ हैं? देखो, जितने मेरे साथ चलने वाले लोग हैं, सुचेतगढ़ में, आरएसपुरा में, जा रहा जम्मू कश्मीर में, मुझे हज़ारों सैकड़ों लोगों के फ़ोन आए, सब ने ये कहा कि आपने बहुत अच्छा किया। तो ऑब्वियसली जो मेरे इलाके में लोग हैं, जिनके साथ मैं दिन रात चलता हूँ, आज भी उनकी समस्याओं के साथ जुड़ा हुआ हूँ। देखिए, सुचेतगढ़ तो ये डिलिमिटेशन के बाद में रिजर्व कंस्टिट्यूंसी होगी, मुझे तो सुचेतगढ़ से इलेक्शन नहीं लड़ना है। लेकिन जिन लोगों के साथ मेरा 40 साल का रिश्ता रहा, रिश्ता नहीं तोड़ना। उनके साथ मैं रिश्ता नहीं तोड़ सकता। आई हैव टू टेक केयर ऑफ देयर प्रॉब्लम्स। मुझे उनकी बात सुननी पड़ेगी, मुझे उनके साथ मरते दम तक रिश्ता रखना पड़ेगा। लोगों को नहीं छोड़ा जा सकता। पार्टी छोड़ सकता है बंदा। किसी पार्टी या किसी लीडरशिप की अगर कोई गलती हो तो उनकी गलतियों को देख करके इंसान उससे अलग हो सकता है। लेकिन जो हमारे छोटे कार्यकर्ता हैं, जो साथी हैं हमारे, उनको नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि उनके साथ आपका जो इतना लंबा मेरा 40 साल का जो पीरियड उनके साथ जुड़ा हुआ है, सुख में, दुख में, खुशी में, गमी में, सामाजिक गतिविधियों में जुड़ा हुआ है। तो उसके लिए तो मैं समझता हूँ कि मुझे जो सुचेतगढ़ के लोग हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व होगी तो हो गई। मैंने पहले भी आरएसपुरा से इलेक्शन लड़ा था 83 में, फिर मैंने 85 में मुफ्ती मोहम्मद सईद जी के खिलाफ इलेक्शन लड़ा वहाँ। तो ज़बरदस्त तरीके से मेरी परफॉर्मेंस रही थी आरएसपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो मेरा कहने का मतलब है कि आदमी इलेक्शन लड़े या कारण है कि कई लोग पहली बार इलेक्शन लड़ते जीत जाते हैं, कि ये मुकद्दर की बात होती है। देखिए, मुकद्दर भी एक चीज़ है, लेकिन मुकद्दर के अलावा 2-3 चीज़ें और हैं। इस देश की राजनीति में बदकिस्मती है कि भ्रष्टाचार जो है वो इतना एंटर कर गया कि उस भ्रष्टाचार का असर जो है, वो जो वोटिंग पैटर्न है, जब इलेक्शन आती है तो जो वोटिंग का पैटर्न है उसके ऊपर भी असर पड़ता है। उदाहरण के तौर पर धीरे 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 देश एक ऐसी तरफ जा रहा है जहाँ पैसे का रोल बड़ा बनता जा रहा है। मेरे पास तो पैसा था नहीं, मैं एक क्लास 1 अफसर था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, डिफेंस का, थोड़ी ज़मीन है अपनी यहाँ, साधारण जीवन रहा। एक तो मैंने बिल्कुल पैसे की राजनीति नहीं अपनाई। दूसरा, आज लोग यहाँ शराब बांटते हैं। मैंने जो इलेक्शन पीछे लड़ी है यहाँ 2014 में, मेरा जो अपोनेंट था, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने तो कूलर बांटे, उन्होंने मशीनें बांटी, उन्होंने मोटरसाइकिल बांटे, उन्होंने रेफ्रिजरेटर बांटे। क्या इन चीज़ों से बंदा जीत जाता है चुनाव? जीते हैं, जीते हैं। देखिए, इस इलाके में जो गरीब लोग हैं, जब उनको पैसे का लालच हो, बल्कि वोटों की लिस्ट बना करके फैमिली में फी वोट 200 रुपये वोट, 100 रुपये वोट, 50 रुपये वोट के हिसाब से यह बांटा गया। लोकतंत्र पैसे के साथ बिक रहा है। राजेंद्र सिंह चेप का कोई अपने इलाके में नहीं ये कह सकता कि मैंने पैसा बांटा हो। एक भी आदमी उठ के कहे मैंने किसी को पैसे का लालच दिया हो, एक आदमी भी कहे कि मैंने उसको अपने दफ्तर में कहीं शराब ऑफर करी हो, शराब बांटी हो। लेट एनीबडी कम। चौथी बात यह है कि मैं नॉर्मली इलेक्शन में जो मेरे प्रतिद्वंदी होते हैं, जो मेरे अपोनेंट्स होते हैं, मैं उन पर कीचड़ नहीं उछालता, मैं गंदी राजनीति नहीं करता, झूठे इल्ज़ाम नहीं लगाता। आज हैं लीडर, आज दिल्ली के नेता देखो, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, इतना लंबा लंबा झूठ बोलते हैं, मैं बताता हूँ आपको। चलिए, 3 बार आप जम्मू कश्मीर में कैबिनेट मिनिस्टर रहे, आप अपनी अचीवमेंट से सेटिस्फाई हैं या अभी भी कुछ और करने का इरादा है? क्योंकि इंसान की महत्वाकांक्षा कभी पूरी नहीं होती है। देखिए, सेटिस्फेक्शन इन द एंड ऑफ लाइफ। विधायक बनना चाहते जब इंसान को सेटिस्फेक्शन हो जाए, समझो उसकी ज़िंदगी का खात्मा है। एमएलए या एमपी बनना चाहते कहते हैं होप सस्टेन्स लाइफ। उम्मीद जो है उसी पर ज़िंदगी चलती है, और वही इंसान है जो मरते दम तक अपनी उम्मीद को कायम रखे और अपने काम को करता रहे। एमएलए एमपी अभी बनना चाहते हैं? सवाल एमएलए एमपी का नहीं है। इट इज़ नॉट नेसेसरी मैं इलेक्शन लड़ूं या ना लड़ूं, मुझे वो शौक नहीं है। आप लोगों की सेवा करते रहेंगे। लेकिन जो 40 साल मेरा जो जीवन ये गुजरा है लोगों के साथ में, उस जीवन का जो अक्स है मेरे ऊपर जो है, मैं उसको भूल नहीं सकता। और मैं अपनी जो सोच है वो लोगों की सोच के साथ मिलाए बिना रह नहीं सकता,
क्योंकि अब मैं चुपचाप घर बैठ जाऊँ, मैं कहूँ कि मैंने एमएलए की इलेक्शन लड़ी, मैं मिनिस्टर बना तो लोगों के साथ था, अब नहीं हूँ तो मैं लोगों को छोड़ दूँ। तो इसलिए ये कहना कि भाई कोई सत्ता का लालच है, एमएलए बनने का लालच है, एमपी बनने का लालच है, लेकिन एट द सेम टाइम जैसे समझदार लोग कहते हैं और जिंदगी का असूल है, इंसान को आखिरी सांस तक काम करना चाहिए, आखिरी सांस तक अपनी सोच को बनाए रखना चाहिए, आखिरी सांस तक लोगों की मदद करनी चाहिए। तो इसलिए मैं जो मेरी सोच है, आपने देखा होगा कि मेरी जगह कोई दूसरा बंदा होता तो इस कंस्टिट्यूंसी में आता ही नहीं, सुचेतगढ़ में क्या रिजर्व हो गई है, कहीं दूसरी जगह चला जाता। बट आई हैव नॉट लेफ्ट। मेरी रूटीन देखिए, कईयों ने तो छोड़ भी दी है, मैं देखिए मैं दिवाली का फंक्शन, कईयों ने छोड़ भी दी है। मैं दिवाली का फंक्शन जो है हर साल करता हूँ अपने लोगों के साथ, और लोहड़ी का फंक्शन अपने लोगों के साथ करता हूँ, इंडिपेंडेंस डे अपने लोगों के साथ मनाता हूँ, 15 अगस्त में अपने लोगों के साथ मनाता हूँ। तो इस साल भी देखिए कोई पिछले 2-3 सालों में कोई असर तो नहीं पड़ा मेरे ऊपर, ये जानते हुए भी। तो इसलिए अपना माजी, अपना पास्ट, अपना घर, अपने लोग, अपना क्षेत्र जो है, वही सब कुछ है जिसमें इंसान पैदा हुआ, जिसमें बड़ा हुआ, लोगों के साथ कभी झगड़े किए, कभी प्यार किया, कभी काम किया, कभी कुछ किया, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं, भगवान करे आपकी स्वास्थ्य ठीक रहे, फिट रहें और लोगों की इसी तरीके से सेवा करते रहें। देखिए कोशिश है, स्वास्थ्य का फिट रहना भगवान के ऊपर है, जिससे भगवान की देन है, कर्म करना हमारा फर्ज है, आखिरी सांस तक लोगों की सेवा करते रहें। श्री कृष्ण ने भी कहा है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत रखो, किसको क्या देना, किस समय देना, कब देना, वो मेरा काम है, आप उसकी तरफ मत सोचो। मैं तो उस सोच का मालिक हूँ, एक मैं जैसे कहा साधारण व्यक्ति हूँ, मैं कोई वो बड़ा नहीं, लेकिन किस्मत से लोग कभी कभी लोगों की लॉटरी निकल आती है, कभी कभी गधे भी बहुत बड़े आदमी बन जाते हैं, कभी कभी अच्छे लोग बेचारे वहीं के वहीं रह जाते हैं। तो ये इसमें कोई नेचर का भी बात है, किस्मत की बात भी है, भाग्य की बात भी है, समय की बात भी है। लेकिन मैं फिर भी इस बात में विश्वास रखता हूँ कि समाज जो भी फैसला करे उसके आगे इंसान को अपना सर झुकाना चाहिए। वन शुड बो बिफोर द डिसीजंस ऑफ द टाइम। जो भी समाज फैसला करे उसकी मान्यता करनी चाहिए। ये थे राजेंद्र सिंह चीप जी, इनकी ज़िंदगी के बारे में, राजनीतिक कैरियर के बारे में हमने खुलकर बात की और इन्होंने अपनी जो बात जो खुलकर हमारे साथ रखी है। सबसे बड़ी बात इन्होंने ये कही कि हमें आखिरी सांस तक इस क्षेत्र के क्या पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। मुकेश रैना, आरएसपुरा की आवाज़। आरएसपुरा की आवाज़ आपके साथ, हमारे साथ आप बने रहें। नमस्कार।